और अब उसे आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है NH, ये एक और हम ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं NH और दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, और एक 6 मेंबर रिंग कॉन्जुगेट सिस्टम pyridine। अगर हम इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करें, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और आगे कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन पर बढ़ाएगा। इसके पास अपना भी लोन पेयर है और इस कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, इस वाले पर इंक्रीज कर रहा है या बढ़ा रहा है। अगर हम इसको देखें, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है बट दोनों तरफ कॉन्जुगेट सिस्टम है, देखो सिंगल डबल, इधर भी सिंगल और डबल, तो जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको वो इधर भी देगा और इधर भी देगा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों तरफ हाफ हाफ क्या हो गया, एक तरह से डिवाइड हो गया, और इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर H+ ये वाला नाइट्रोजन नहीं लेगा और ये वाला नहीं लेगा, ये वाले नाइट्रोजन जो होंगे ये अपना लोन पेयर देकर H+ एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन या डिलोक्लेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो वो H+ लेने के लिए फ्री नहीं है, तो ये वाले नाइट्रोजन जो होंगे वो H+ लेंगे। हम देख रहे हैं कि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अगर हम थर्ड वाले एग्जांपल को देखें pyridine को, तो इसके पास जो लोन पेयर है वो भी H+ लेने के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है, बट ये वाला जो लोन पेयर है ये sp2 टाइप का है। ये कैसा है, sp2 टाइप का है। तो अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें या तुलना करें कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाला जो होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, कारण कि ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, जिससे H+ वो क्या होगा, लेने के बाद भी स्टेबल होगा। फिर ये वाला होगा और इस वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, इसमें लोन पेयर H+ लेने के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पर दो नाइट्रोजन होने की वजह से इन वाले जो नाइट्रोजन्स हैं इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही हाई हो जाएगी, जिससे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अगर हम इनको फर्स्ट दें, सेकंड और थर्ड, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा 1 is greater than 2 is greater than क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देख लें कि हमारे पास ये 3 एग्जांपल हैं जहां पर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है, इसमें दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो H+ नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर है वो डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व हो गया। जब भी हमारे पास X कोई एलिमेंट है और लोन पेयर है, आगे कॉन्जुगेट सिस्टम है, चाहे यहाँ पर कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, तो ये जो लोन पेयर होगा ये डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व होगा ही होगा। अगर ये डीलोकेलेशन में इन्वॉल्व हो गया तो ये क्या होगा, H+ लेने के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा या कम अवेलेबल होगा। लेकिन इस वाली नाइट्रोजन को देखो, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ा रहा है, तो यहाँ से ये H+ क्या होगा, इजीली ले सकेगा। हमने पढ़ा है कि Kb का मान जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी तरह से ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इस वाले नाइट्रोजन पर बढ़ा रहा है, बट इसमें जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई या दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तुलना में कम होगी, इसलिए वो क्या होगा, कम H+ ले पाएगा, या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो फर्स्ट वाले से क्या होगी, कम। और अगर हम थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले में ठीक है इसका लोन पेयर तो फ्री है, बट उन दोनों की तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 1 is greater than 2 is greater than 3। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वो एलिफेटिक एमिन वाला फंडा नहीं लगेगा क्योंकि टोटली क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे सपोज करो इसको हटा देते हैं, हमारे पास कोई 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर भी हमारे पास NH है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास एक लोन पेयर है। हमने ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लिया जहाँ 6 मेंबर रिंग NH, बट हमने यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप कुछ भी लगाइए। एक और एग्जांपल जहाँ 6 मेंबर रिंग N और एक कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब pyridine, इसी के साथ हम एनिलीन ले लें, बेंजीन रिंग NH2 और एक 5 मेंबर रिंग NH और 5 बॉन्ड। अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करें या तुलना करें
3, 4 एंड 5। देखो फर्स्ट वाले में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन sp3 टाइप का है, ये वाला यहां से क्या होगा H+ लेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो H+ लेने के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर हम इसको देखें तो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो भी H+ लेने के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री। और अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो इसका भी कैसा है, sp3। बस इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो इस ऑक्सीजन का है। यहाँ पर देखो हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट लगा दिया। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है, ज्यादा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये थोड़ा सा माइनस साइन तो लगाएगा ही लगाएगा, यानी कि इधर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो इस नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी, कम। यानी कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करें, इनमें अगर हम तुलना करें तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें इस टाइप का कोई ऐसा हमने ग्रुप नहीं लगा रखा है जो माइनस साइज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम कर रहा है। अगर हम थर्ड को देखें तो इसका जो लोन पेयर है वो H+ लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, बट इसका हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे तो sp2 टाइप का है। एक sp3 और sp2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो sp3 वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा H+ लेने के लिए। और अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और आगे देखो सिंगल डबल एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो इस रिंग में एंटर कर जाएगा या डीलोकेशन में शामिल हो जाएगा। अगर ये डीलोकेशन में इन्वॉल्व हो गया तो H+ लेने के लिए क्या होगा, कम अवेलेबल होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वहां पर। और इस वाले की अगर हम बात करें तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कि सिंगल डबल पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेट सिस्टम है। ये लोन पेयर इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। हम देख रहे हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिकता प्राप्त कर लेगा या एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा अगर कोई भी चार्ज है, चाहे वो कैटायन हो, एनायन हो या लोन पेयर, उसकी वजह से अगर कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है या एरोमेटिक हो जाता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये लोन पेयर यहाँ पर इसको एरोमेटिक बनाने में ही बिजी हो जाएगा, ये H+ नहीं लेगा। तो अगर हम इनमें देखें कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो इसकी होगी, क्योंकि sp3 टाइप का है और H+ लेने के लिए बिल्कुल फ्री है। ये sp3 टाइप का है बट इस ऑक्सीजन का थोड़ा सा माइनस साइन लग रहा है, इसलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो फर्स्ट वाले से थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। थर्ड वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लोन पेयर भी H+ लेने के लिए फ्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी डीलोकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नाइट्रोजन ने जो पाई बॉन्ड बगल वाले के साथ बना रखा है उसका परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल में लोन पेयर है जो कभी भी डीलोकेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये sp2 टाइप का है, इसका हाइब्रिडेशन कैसा है, संकरण sp2 है, तो ये कम अवेलेबल होगा sp3 वालों की तुलना में। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। अब अगर इसको देखें तो इसमें इसका जो लोन पेयर है वो चूंकि कंप्लीट डीलोकेशन में इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी क्या होगी, कम। और हम लास्ट वाले को देखें तो इस लोन पेयर के कारण ही ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, तो ये तो इसको एरोमेटिक बनाने में ही बिजी हो जाएगा, यानी कि H+ बिल्कुल भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरह से हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या करेंगे, ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम एक और दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम भी जेईई में पूछी हुई है, जो कि काफी आसान है। अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। देखो ग्वानिडीन, guanidine, one of the strongest base, इसका फॉर्मूला होता है NH डबल बॉन्ड CnH2 NH2, ये है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन में देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्डेड है, ये इसके पास लोन पेयर और यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखो हमने बात की है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल स्पीसीज है या ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, और उसकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो सबसे पहला काम उसे H+ खिलाओ, उसका कैटायन बनाओ, या यूं कह दो कैटायन आप इसे बोल सकते हैं या कॉन्जुगेट एसिड बोल सकते हैं। और इस कैटायन या कॉन्जुगेट बेस की एसिड की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है।
अगर ये कैटायन स्टेबल है तो बेस भी कैसा होगा, अच्छा बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा? अच्छा नहीं, बल्कि हम कहेंगे वो बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा और स्ट्रॉन्ग दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखो हम इसको H+ खिला रहे हैं, H+ ये कहां से लेगा, ये जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर बिल्कुल फ्री H+ लेने के लिए, तो यहां से ये क्या करेगा, H+ लेगा। अगर ये H+ लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसने अभी यहाँ पर 4 बना लिए, तो चौथा बॉन्ड इसने अपना लोन पेयर खर्च करके बनाया, इसलिए क्या आ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, CnH2NH2। ये हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। और आगे देखो सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर से इधर मूव करेगा और ये लोन पेयर इधर से इधर मूव करेगा, और इसका जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, NH2। इसका लोन पेयर इसके पास वापस आ गया, यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया डबल बॉन्ड NH2। क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब भी अपना लोन पेयर खर्च करेंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी, और उस कमी को दिखाने के लिए हम क्या लगा देंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, NH2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होगा वो डिलोकेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर ये इधर से इधर मूव करता है तो ये क्या होगा, इधर से इधर मूव करेगा, और जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगी NH2C, सिंगल बॉन्ड NH2 और डबल बॉन्ड NH2, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कैनोनिकल फॉर्म बन रही है। ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही है ये ग्वानिडीन की नहीं बन रही है, बल्कि H+ लेने के बाद बन रही है। यानी कि ग्वानिडीन जो है वो H+ ले रहा है, अब ये क्या बन गया, उसका कैटायन बन गया। क्या बन गया, उसका कैटायन या उसका कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है। और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर इसकी 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही है, 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही हैं, या 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। वो अनुनादी संरचनाएं जो कैसी हैं, एक समान है, एक समान मतलब एक जैसी है। यहाँ पर हर बार देखो आप पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर है, अभी इस पर है और अभी इस पर है, तो जब तीनों इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी तो इनका जो हाइब्रिड बनेगा, जो इनका हाइब्रिड को कहते हैं संकर, तो जो इनका हाइब्रिड बनेगा उसमें तीनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल ही होगा, तीनों की एनर्जी सेम है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, एक समान होगा। तो इसीलिए ग्वानिडीन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि H+ लेने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड या कैटायन जो है वो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। और अगर कोई चीज हम जानते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रही है तो वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए ग्वानिडीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, अगर हम इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ पर कोई दूसरा प्रतिस्थापी लगा दें, सब्स्टिट्यूट, जैसे कि CH3 ग्रुप लगा दें, हमने ये ले लिया डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया और NH2 है। यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। अगेन ये कहाँ से लेगा, H+, इससे लेगा। After taking this H+, it convert into NH2 plus CH3 NH2, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। H+ लेने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये डिलोकेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये इधर से इधर मूव करेगा, तो इसका जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, ये जो हम डबल एंडेड एरो लगा रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए है, और NH2 इसका लोन पेयर वापस इसके पास आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH2, और ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इसकी केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स, केवल 2 ही इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, 2 अनुनादी संरचनाएं। इसलिए इसकी देखो कैटायन तो ये भी स्टेबल है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है,
बट इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो पहले वाले से या ग्वानिडीन से क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बन रही थी, वहां रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, वहां रेजोनेंस या यूं कहो कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरे मॉलिक्यूल पर था। अगर पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज डिस्पर्स होगा, फैला होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिलोकलाइज होगा, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बेस तो ये भी है, एक अच्छा बेस है, ये भी एक अच्छा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ग्वानिडीन की तुलना में क्या है, वीक बेस है। अगर आप यहाँ पर कोई H ले लेते हैं, CHNH2 और डबल बॉन्ड NH, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, और भी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का प्लस आई क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ना इलेक्ट्रॉन देने में ना लेने में। तो ग्वानिडीन जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर ये आ जाएगा और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एलिफेटिक को एरोमेटिक से कंपेयर कराएं, CH3NH2, ये हमारे पास एलिफेटिक एमीन है। R एल्काइल ग्रुप हो तो वो कहलाएगा एलिफेटिक, और जब यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो बेंजीन रिंग NH2, इसको कहते हैं एनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम मिथाइल एमीन और एनिलीन में कंपेयर करें कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, देखो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, H+ वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा लेगा, या यूं कहो कि H+ लेने के बाद वो क्या होगा, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पर देखो ये सारे न्यूट्रल स्पीसीज हैं, तो सबसे पहले क्या करो, इनको H+ खिलाओ, और H+ लेने के बाद ये बन जाएगा CH3NH3+। नाइट्रोजन चूंकि अपना लोन पेयर इस्तेमाल कर रहा है, लोन पेयर देकर इस प्रोटॉन को ले रहा है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये भी क्या होगा, H+ लेगा, और H+ लेने के बाद ये बन जाएगा बेंजीन रिंग NH3+। इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने इनके कैटाइन तो बना ली हमने इनके कैटाइन तो बना ली, अब हमें इनकी कैटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। जो कैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर देखो ये कॉमन चीज है, इसमें NH3+, NH3, इधर यहाँ पर एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3। हम जानते हैं कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये प्लस आई द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इसको देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर ये ग्रुप इंक्रीज करेगा तो ये इसको स्टेबल बनाएगा, ये इसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। ठीक है भाई, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो पुअर को अगर आप कुछ भी दोगे तो वो उसे क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। यहाँ पर ये रिंग है, अब देखो इस फिनाइल रिंग का प्लस एम तो लग नहीं पाएगा, ये बॉन्ड इधर से इधर मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना ऑक्टेट भरे बैठा है। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड इधर से इधर आ ही नहीं सकता। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब वो अपने आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते, तो ये बॉन्ड इधर से इधर आ नहीं सकता। रिंग का प्लस एम क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, उसका माइनस आई लग सकता है। यहाँ पर इस रिंग का प्लस एम तो नहीं होगा, लेकिन इस रिंग का माइनस आई लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव, वो तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी ट्रैवल करता है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेगा। एक तो पहले से ही करीब है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए, ऊपर से रिंग अपना माइनस आई और लगा रही है, मींस वो गरीब को और गरीब बना रही है। गरीब मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर, ठीक है, तो इसका माइनस आई लगेगा, तो ये इसको और ज्यादा क्या बनाएगा, अनस्टेबल। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, एलिफेटिक और एरोमेटिक में, तो एलिफेटिक एमिन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक। तो हम ये लाइन लिख लें यहाँ पर नोट लगाकर कि जनरली क्या लिखें, जनरली एलिफेटिक एमिन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि जनरली जो एलिफेटिक एमिन्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक। ऑलवेज नहीं, बट जनरली ऐसा होता है,
ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है आप यूं भी देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर ये रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो H+ लेने के लिए क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। या आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, आप इसको प्रोटॉन खिलाएं, प्रोटॉन खिलाने के बाद जो उसका केटाइन बनेगा उस केटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लें, किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो उस केस में भी उसके Kb का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो Kb जो है बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एमिन्स की जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। हिंदी में इसको लिखें कि सामान्यतः एलिफेटिक एमीन्स एरोमेटिक से अधिक क्षारीय होते हैं। सामान्यतः एलिफेटिक एमीन्स एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होते हैं। हमारे पास है CH3NH2 बेंजीन रिंग, हम यहां पर ले सकते हैं N, एक रिंग लगा लेते हैं पहले NH2, N H ये है, अगर हम इसमें देखें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, H+ लेने के लिए बिल्कुल फ्री, और ये CH3 ग्रुप जो है वो प्लस है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। ये एग्जांपल हमने अभी भी लिया था, तो आप इसे यूं भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो H+ लेने के लिए वो क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। अगर हम इस नाइट्रोजन का लोन पेयर देखें तो ये इधर भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है और वो इधर भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। अगर उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और अगर वो उसको दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, बांट दे रहा है, तो इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी। ठीक है, अब हम इन तीनों में देखें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। अगर हम इन तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमने अभी भी ऊपर देखा है कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर और इधर चली गई, 2 टाइम्स डीलोकलाइजेशन हो गया इधर और इधर, तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर हम इस वाले को देखें तो इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इधर तो ये डीलोकलाइज होगा ही होगा, इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ही देगा, ये इधर भी रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, अगर इधर डीलोकलाइज होता है तो N डबल बॉन्ड CO माइनस बनेगा। देखो इस तरफ जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि चार्ज विस्थानीकृत हो रहा है, तो ये वाला जो डीलोकलाइजेशन होगा वो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है, एक अधिक विद्युत ऋणी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर अगर माइनस चार्ज आए तो वो उसे स्टेबल बनाएगा, यानी कि इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस तरफ ये क्या होगा, ज्यादा डीलोकलाइज होना चाहेगा, या इधर से जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इधर हो रहा है और इधर हो रहा है, बट ये उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डीलोकलाइजेशन है वो 2 नहीं बल्कि 3 टाइम्स डीलोकलाइजेशन के बराबर है। एक बार फिर देख लें कि इसमें चार्ज इधर डीलोकलाइज हो रहा है, इधर हो रहा है,
और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो दोनों तरफ डीलोकलाइज होगा, CO की तरफ भी होगा और रिंग की तरफ भी वो डीलोकलाइज होगा। बट CO की तरफ जो चार्ज डीलोकलाइज होगा वो आफ्टर डीलोकलाइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, CO- बन रहा है। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है, यानी कि अधिक विद्युत स्पीसीज अगर माइनस चार्ज कंटेन करती है तो वो फॉर्म क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इस फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा, या यूं कहो कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स बनेगी, ये जो अनादि संरचनाएं बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होंगी। तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होगा वो 2 नहीं बल्कि 3 टाइम्स डीलोकलाइजेशन के बराबर होगा, या यूं कहो कि ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और भी क्या हो जाएगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पर ना अवेलेबल होकर इधर डीलोकलाइज होना चाहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और दोनों तरफ हमने CO ग्रुप लगा दी, यानी कि जब चार्ज दोनों तरफ डीलोकलाइज होगा तो हर बार जो नेगेटिव चार्ज है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा। तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होगा वो और भी क्या होगा, बढ़िया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 4 टाइम्स डीलोकलाइजेशन के बराबर होगा। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम अवेलेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ मूव कर गई या इधर ज्यादा रहेगी, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा बढ़िया हो रहा है, तो इधर ज्यादा रहेगी ऑक्सीजन पर, इधर ज्यादा रहेगी, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगी, कम अवेलेबल होगी। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में क्या होगा, ये। अगर हम ऊपर वालों के साथ भी इसको लें तो भी ऑर्डर यही होगा कि सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, ये और ये एग्जांपल कॉमन है तो उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। तो इस तरह से हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें एलिफेटिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया तो वहां पर हमें ये ध्यान देना है कि उस कंपाउंड की एडजेसेंट पोजीशन पर जो भी ग्रुप हो, वो लोन पेयर जो भी है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, वो H+ लेने के लिए कम अवेलेबल होगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमें कोई एलिफेटिक एमीन्स दिए हुए हैं तो एलिफेटिक एमीन्स अगर सारे ही एलिफेटिक है तो हमने उसके लिए एक सीक्वेंस निकाली है, एक ऑर्डर निकालना है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर हमने पीरियोडिक टेबल का भी देखा है कि अगर हमें कोई टॉप टू बॉटम वाले ग्रुप दिए हैं एक साथ या लेफ्ट टू राइट वाले दिए हुए हैं तो वहां पर हमें जो ट्रेंड हमने वहां पर पढ़े हैं वो फॉलो करने हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक रहेगा, एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, SIR इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट कोई ऐसा नया इफेक्ट नहीं है, बट छोटा सा है, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो इसकी एक या 2 क्लास